this video, we are going to see operating system chapter number 3 all detail explanation. तो पिछले वीडियोस के अंदर मैंने पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर नंबर 3 एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो देखा नहीं होगा तो पहले जाके वो देख लो। ये एक डिटेल वीडियो रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो मैंने पिछले कुछ वीडियोस के अंदर चैप्टर नंबर 3 एक्सप्लेन किया है। उसका ही एक डिटेल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के अंदर रहेगा। सब टॉपिक इस वीडियो के अंदर कवर रहेंगे। अगर आपने सिर्फ यही वीडियो देखा फिर भी आप इजीली चैप्टर नंबर 3 पूरा समझ सकते हो। इसके अंदर मैंने पूरा जितना भी 3.1 3.2 जितने भी सब टॉपिक है, सब टॉपिक मैंने इस वीडियो के अंदर लिए हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करो और आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। सो ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट शेड्यूलिंग एंड डेडलॉक एमएसबीटी के स्कीम 5th सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है। उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट शेड्यूलिंग एंड डेडलॉक। अभी कंसेप्ट शेड्यूलिंग और डेडलॉक क्या रहता है, ये सब चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। ओके, 3.1 शेड्यूलिंग बेसिक कंसेप्ट सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट बस साइकिल। तो मैंने पिछले वीडियोस के अंदर एकदम शॉर्टली एक्सप्लेन किया है कि शेड्यूलिंग, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रहते हैं, सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट बस साइकिल क्या रहती है। अगर आपको शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हो, नहीं तो ये वीडियो कंटिन्यू करो। तो व्हाट इज शेड्यूलिंग? इमेजिन अ बिजी ऑफिस विथ वन सेक्रेटरी एंड मेनी पीपल नीडिंग हेल्प। द सेक्रेटरी नीड्स टू डिसाइड who gets help when. That's what scheduling is, and in an operating system, it's the process of deciding which process a program running gets to the CPUs, the brain of computer at the given time. मतलब अभी हम लोग एक ऑफिस लेते हैं जो बिजी ऑफिस है, उसके अंदर एक ही सेक्रेटरी है और बहुत सारे पीपल है, उनको नीड चाहिए। ओके, मतलब हेल्प चाहिए। सो हेल्प का नीड है। द सेक्रेटरी नीड्स हु डिसाइडेड टू हेल्प व्हेन। मतलब सेक्रेटरी को पता है कि किसे कब हेल्प चाहिए और किसे कितना हेल्प की जरूरत है। तो वो सेक्रेटरी क्या करेगा, वो सेक्रेटरी जो है वो शेड्यूल करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। ओके, मतलब वो डिसाइड करेगा कि किस पीपल को हेल्प देनी है और किसको नहीं। मतलब किसको किस टाइम तक सीपीयू यूज करने देना है, किसको किस टाइम तक प्रोसेस रन करने देना है, और उसके बाद में फिर नेक्स्ट प्रोसेस रन होगा। ये कौन डिसाइड करता है? सीपीयू, मतलब सेक्रेटरी। जो सेक्रेटरी कौन रहता है? वो सीपीयू रहता है। वो डिसाइड करता है कि कौन से पीपल को कब वर्क करना है, कितने टाइम तक वर्क करना है, कैसे वर्क करना है। ये सब कौन डिसाइड करता है? सीपीयू डिसाइड करता है। ओके, अभी हम लोग देखते हैं गोल ऑफ शेड्यूलिंग। अभी शेड्यूलिंग क्यों करते हैं हम लोग? ओके, टू मिनिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन, टू मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन। जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन है, जो सीपीयू का यूज है, वो मैक्सिमाइज करने के लिए। मिनिमाइज वेटिंग टाइम, जो भी वेटिंग टाइम है उसको कम करने के लिए। एंड प्रोवाइड अ गुड रिस्पॉन्स टाइम फॉर यूजर, जो भी रिस्पॉन्स टाइम है, गुड रिस्पॉन्स टाइम यूजर के लिए प्रोवाइड करे। ये सब है गोल ऑफ शेड्यूलिंग। ओके, इनिशियली मेक द सिस्टम फील फास्ट एंड इफिशिएंट। ये क्या करता है, जो सिस्टम रहता है उसको एक तो फास्ट और इफिशिएंट वर्क करने में हेल्प करता है। ओके, सो आप लोगों ने शेड्यूलिंग देखा है। शेड्यूलिंग के अंदर शेड्यूलिंग क्या रहती है कि जो सीपीयू रहता है वो डिसाइड करता है कि कब कौन सा प्रोसेस कब रनिंग होगा। ओके, और उसका गोल क्या रहता है? मिनिमाइज वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम को मिनिमाइज करना, गुड रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना, फास्ट एंड इफिशिएंट जो सिस्टम है उसको फिल करवाना, और क्या करना? मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन, जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन है उसको मैक्सिमाइज करना। ओके, सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट बस साइकिल। अभी ये भी पॉइंट बहुत इजी है। इसके अंदर हम लोग देखते हैं सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट बस साइकिल। ओके, ये एग्जाम में आता है या तो 2 मार्क्स के लिए या तो 4 मार्क्स के लिए। Process don't just run on CPU continuously. They often need to wait for things like input output, reading from a disk, getting input from the keyboard, sending output to the screen, etc. These are slow operation compared to CPU processing. तो जो प्रोसेस रहता है
वो सिर्फ रन नहीं होता सीपीयू के अंदर, मतलब एक चीज सीपीयू कंटिन्यूअसली नहीं करता, उसे वेट करना पड़ता है बहुत सारे टाइम तक। क्यों? इनपुट आउटपुट के लिए, मतलब जब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो होते हैं वो परफॉर्म होते हैं तब उस सीपीयू को वेट करना पड़ता है। क्यों? रीडिंग फ्रॉम अ डेस्क, मतलब अगर उसको डिस्क से कुछ भी रीड करना है तो वो रीड करता है। गेटिंग इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, हम लोग को कीबोर्ड से कुछ इनपुट करना है तो उसके लिए वेट करता है। सेंडिंग आउटपुट टू द स्क्रीन, आउटपुट अगर देना है स्क्रीन के ऊपर तो उसके लिए हम लोग को वेट करना पड़ता है। दिस आर स्लो ऑपरेशन कंपेयर टू सीपीयू प्रोसेसिंग, ये सब जो है वो स्लो ऑपरेशन है कंपेयर टू सीपीयू प्रोसेसिंग। ये है इनपुट आउटपुट। ओके, टिपिकल साइकिल लुक्स लाइक सीपीयू बर्स्ट, द प्रोसेस यूज द सीपीयू टू डू द कैलकुलेशन। अभी सीपीयू बर्स्ट साइकिल के अंदर क्या रहता है, जो प्रोसेस रहता है वो यूज करता है सीपीयू को। क्यों? अलग अलग टाइप के कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। और इनपुट आउटपुट बस साइकिल क्या रहता है, द प्रोसेस नीड टू वेट फॉर इनपुट आउटपुट, द सीपीयू इज आइडल ड्यूरिंग दिस टाइम। मतलब अभी हम लोग का प्रोसेस हो रहा है तो प्रोसेस को वेट करना पड़ता है जब तक सीपीयू उसके आइडल टाइम में है। ओके, सो रिपीट, रिपीट क्या रहता है, the process alternate between CPU bus cycle and input output bus cycle। अभी इसको स्वैपिंग भी बोलते हैं, मतलब जो प्रोसेस जो रहता है वो स्वैप करता है बिटवीन सीपीयू बस साइकिल एंड इनपुट आउटपुट बस साइकिल। ये इसका अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हो। अभी डायग्राम, डायग्राम को आपके बुक में जो भी डायग्राम दिए है उसमें से ही करना है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए डायग्राम है। ओके, सीपीयू बस साइकिल, फिर उसके बाद में इनपुट आउटपुट बस साइकिल, फिर उसके बाद में फिर से सीपीयू बस साइकिल, फिर से इनपुट आउटपुट बस साइकिल, ऐसा कंटिन्यूएशन होते रहता है। ओके, यूज दिस कोड विथ, तो वो आपके कुछ काम का नहीं है। ये देख सकते हो एमएसबीटी फोकस। अभी आप लोग आंसर राइटिंग में किसके ऊपर फोकस करना चाहिए वो इस चीज उस पीडीएफ के अंदर मैंने पूरा डाला है। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रोसेस साइकिल, जो भी प्रोसेस साइकिल का कंसेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करो। बी एबल टू एक्सप्लेन वाई शेड्यूलिंग इज नेसेसरी, शेड्यूलिंग क्यों नेसेसरी है वो एक्सप्लेन करो। और यू माइट गेट अ क्वेश्चन लाइक, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सप्लेन द सीपीयू बस साइकिल विद अ डायग्राम, वाई शेड्यूलिंग इज इम्पोर्टेंट इन दिस कंटेक्स्ट। सो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले 3.2 प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग क्राइटेरिया, ये सब चीजें क्या रहती है वन बाय वन हम लोग देखने वाले। सो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के अंदर डिफरेंस क्या रहता है, इधर लिखा है आप पढ़ सकते हो वीडियो स्टॉप करके। लेकिन जो प्रिमिटिव रहता है वो क्या करता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो भी प्रोसेस रनिंग होता है उसे इंटरप्ट करके, मतलब स्टॉप करके वो दूसरा प्रोसेस स्विच कर सकता है। ओके, लेकिन नॉन प्रिमिटिव के अंदर ऐसा नहीं रहता। वो अगर एक प्रोसेस चालू है तो वो पूरा कंप्लीट होने तक वो उसको वेट करना पड़ेगा दूसरे प्रोसेस को, तब जाके वो दूसरा प्रोसेस रन हो सकता है। ओके, प्रिमिटिव के अंदर ऐसा नहीं होता। प्रिमिटिव के अंदर अगर आपको एक प्रोसेस को इंटरप्ट करना है, रनिंग प्रोसेस को, तो आप इजीली इंटरप्ट कर सकते हो। लेकिन नॉन प्रिमिटिव के अंदर आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में जो भी इंटरप्ट है आप प्रोसेस को नहीं कर सकते। आपको एक बार प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो आप दूसरा प्रोसेस असाइन कर सकते हो। ओके, इसका एग्जाम्पल भी है, आप वीडियो स्टॉप करके वो एग्जाम्पल भी देख सकते हो। अभी इसके अंदर शेड्यूलिंग क्राइटेरिया के अंदर सीपीयू यूटिलाइजेशन, मतलब कितने टाइम तक सीपीयू बिजी है, थ्रू आउटपुट टाइप, द नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम उसे बोलते हैं थ्रू आउटपुट टाइम, टर्न अराउंड टाइम, टोटल टाइम टेक बाय द प्रोसेस उसे बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। फिर उसके बाद वेटिंग टाइम, कितने टाइम तक प्रोसेस ने वेट किया उसे बोलते हैं वेटिंग टाइम। रिस्पॉन्ड टाइम, कितने टाइम में प्रोसेस ने रिस्पॉन्स किया उससे बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। ओके, एमएसबीटी, अभी एमएसबीटी किसके ऊपर फोकस करता है, इन पॉइंट के अंदर वो हम लोग देखते हैं, क्लियरली डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। सो एमएसबीटी को क्या चाहिए, एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। आपको अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन आया तो आपको लिखना आना चाहिए। ओके, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच शेड्यूलिंग क्रिएशन, मतलब आपको हर एक इसका मतलब सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या रहता है, टर्न अराउंड टाइम क्या रहता है, वेटिंग टाइम क्या रहता है, रिस्पॉन्स टाइम क्या रहता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए एग्जाम्पल के साथ। अभी एक्सपेक्ट क्वेश्चन, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन एमएसबीटी से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, दोनों का डिफरेंस क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच, एग्जांपल भी देख सकते हो। और उसके बाद में शेड्यूलिंग क्राइटेरिया, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, ये तीनों आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। ये जो नीचे का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग शेड्यूलिंग क्राइटेरिया, ये आपको 6 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। आपको जो भी डायग्राम है, मैंने पहले भी बोला है, आपको आपके टेक्स्ट बुक में से करना है। और आपको एग्जाम्पल भी कौन से भी आप पढ़ रहे हो तो टेक्स्ट बुक से ही रेफर करो, बाहर से मत रेफर करो। ओके, सो 3.3 देखते हैं हम लोग, टाइप ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। अभी शेड्यूलिंग के बहुत सारे एल्गोरिदम रहते हैं, जैसे कि पहला एल्गोरिदम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो पहले आता है उसे पहले प्रोसेस कंप्लीट करने दिया जाएगा। ओके, जो पहले आया उसे पहले, अभी हम लोग का स्कूल है उसके अंदर रोल नंबर दिया है, राइट? तो रोल नंबर 1 अगर पहले आया तो वो अपना पूरा वर्क कंप्लीट करेगा। फिर उसके बाद में रोल नंबर 6 आया तो वो अपना पूरा काम जो है कंप्लीट करेगा। फिर उसके बाद में ऐसा जो जो आते जाएगा वो अपना वर्क जो भी है, प्रोसेस जो भी है वो कंप्लीट करेगा। ओके, अभी इसका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसे क्या बोलते हैं, इसका टाइप कौन सा है, नॉन प्रिमिटिव। ओके, सो एमएसबीटी फोकस, अभी आप लोगों को किस चीज के ऊपर फोकस करना है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंदर, इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। जो भी आप लोगों को एग्जाम्पल लिखना है वो इजी टू अंडरस्टैंड और कैलकुलेट होना चाहिए। You will ask be likely calculate turnaround time and waiting time for given set of process। अभी आपको इसका टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, ये आपके बुक के अंदर एग्जाम्पल दिया होगा, वही एग्जाम्पल रेफर करके आप लिख सकते हो, वही एग्जाम्पल आप रट के जा सकते हो, वही एग्जाम्पल जाके एग्जाम में लिख सकते हो। आपको समझने के लिए अगर आपके पास बुक है, बुक के अंदर एग्जाम्पल दिए हैं, आपको वो समझा तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं उसके ऊपर और एक वीडियो अपलोड कर दूंगी। ओके, सो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, मतलब जो जॉब सबसे कम टाइम का है उसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। अभी एक जॉब है उसका टाइम है 10 सेकेंड, वो एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन उसी टाइम पे एक जॉब आया उसका टाइम है 9 सेकेंड, तो जो 10 सेकेंड का जॉब जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा, और जो 9 सेकेंड का जो जॉब पे बाद में आया है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, अभी इसका टाइप क्या है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, ये दोनों टाइप का आता है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट के अंदर। ओके, सो एमएसबीटी फोकस, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, यू माइट बी आस्क्ड टू कंपेयर इट टू एफसीएस, मतलब जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, ये दोनों के अंदर आपको डिफरेंशिएशन आ सकता है एग्जाम के अंदर। ओके, सो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट, मतलब जिसका शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम है वो पहले आएगा। ओके, अभी एक जॉब परफॉर्म कर रहे, हर एक जॉब को एक लिमिटेड टाइम दिया है 2 सेकेंड का, राइट? तो एक जॉब है उसका टाइम है 10 सेकेंड का, उसने 2 सेकेंड कवर कर लिया है, फिर बाद में वो एंड में जाएगा, फिर बाद में आएगा, तो जिसका टाइम शॉर्टेस्ट रहेगा तो वो पहले कंप्लीट होगा। ओके, वो पहले एग्जीक्यूट होगा। अभी इसका टाइम क्या है, टाइप क्या है, नॉन सॉरी प्रिमिटिव। ओके, अभी एमएसबीटी फोकस किसके ऊपर कर रहा है, अंडरस्टैंड हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम एचजेएफ, मतलब शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट से कैसे डिफरेंस है वो आपको अंडरस्टैंड रखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। ओके, राउंड रॉबिन, राउंड रॉबिन के अंदर क्या रहता है, हर एक जो जॉब रहता है उसको एक फिक्स टाइम दिया रहता है, मतलब हर एक जॉब को 2 सेकेंड मिलेगा। फिर उसके बाद में अगर वो जॉब कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है, वेट करने के बाद आपका फिर से टाइम आएगा, फिर से आपको वो जॉब कंप्लीट करना है। ओके, हर एक को एकदम इक्वल इक्वल टाइम मिलता है। इसका टाइप क्या देखते हैं, इसका टाइप देखते हैं प्रिमिटिव। एमएसबीटी किसके ऊपर फोकस करता है, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ टाइम क्वांटम, जो भी टाइम का कंसेप्ट है उसे आपको अंडरस्टैंड करना है। एबल टू कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम फॉर द गिवन सेट ऑफ प्रोसेस एंड कंडक्ट, जो भी आपका एवरेज वेटिंग टाइम और गिवन सेट ऑफ प्रोसेस है वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ओके, समझ के लेना है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, जिसका प्रायोरिटी ज्यादा वो पहले शेड्यूल होगा, जिसका प्रायोरिटी लो वो कम बाद में शेड्यूल होगा। ओके, सो प्रोसेस आर असाइन प्रायोरिटीज, मतलब जो भी प्रोसेस है वो असाइन होते प्रायोरिटी के हिसाब से। इफ हायर प्रायोरिटी देन इट इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, इज लो प्रायोरिटी देन इट इज एग्जीक्यूटेड लेटर। ओके, सो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही वीडियो में डाल दिया है, अगर आपको नहीं समझा तो वो वीडियो जाके देख सकते हो, आप चैनल के ऊपर अपलोड है। ओके,
सो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग क्या है, उसका वर्किंग देखते हैं हम लोग। जो प्रोसेस है वो डिवाइड होते हैं अलग अलग क्यू के अंदर बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक, मतलब फॉरग्राउंड प्रोसेस, कौन से बैकग्राउंड प्रोसेस, ऐसे टाइप के प्रोसेस रहते हैं। ओके, ईच क्यू हैज इट्स ओन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। हर क्यू को अपना अलग एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम दिया रहता है। मतलब शेड्यूलिंग एल्गोरिदम मतलब कौन कौन से एल्गोरिदम, जैसे किसी क्यू को प्रायोरिटी शेड्यूलिंग दिया है, किसी क्यू को राउंड रॉबिन दिया है, किसी क्यू को एचजेएफ दिया है, किसी क्यू को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व दिया है। ऐसा टाइप का जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है वो दिया रहता है। ओके, अभी एमएसबीटी किसके ऊपर फोकस करते हैं, अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया ऑफ डिवाइडिंग प्रोसेस इनटू क्यूज। जो भी बेसिक आइडिया है जो डिवाइड कर रहा है प्रोसेस इनटू क्यूज, उसे हम लोग को अंडरस्टैंड करना है। ओके, समझ के लेना है। एमएसबीटी फोकस जनरल फॉर एल्गोरिदम, एल्गोरिदम के ऊपर कौन से इस पे फोकस करना चाहिए हम लोग को। बी एबल टू एक्सप्लेन हाउ इच अल्गोरिदम वर्क, मतलब हर अल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, उसका वर्किंग क्या है, वो सब चीजें हम लोग को एग्जाम के अंदर लिखना आना चाहिए। अंडरस्टैंड एडवांटेज, हर एक अल्गोरिदम का क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है वो हम लोग को पता होना चाहिए। एबल टू परफॉर्म बेसिक कैलकुलेशन, हम लोग को हर एक एल्गोरिदम का बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए, जैसे कि टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम एक्सेट्रा, सब कुछ हम लोग को प्रॉपरली आना चाहिए। ओके, सो कंपेयर द कॉन्ट्रैक्ट द एल्गोरिथम, कंपेयर जो भी हम लोग को एल्गोरिदम हम लोग देख रहे, अगर वो और एक दूसरा एल्गोरिदम दोनों के अंदर कंपेयर किया तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है वो हम लोग को पता होना चाहिए। यही है एल्गोरिदम के अंदर। तो आप लोगों को इतना सब देखना पड़ेगा। जैसे आप लोगों को कौन सा भी एल्गोरिदम है, अभी समझो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, तो उसका वर्किंग क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है, उसका टाइप क्या है, उसका सम है तो सम, उसका एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल, वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, रिस्पॉन्स टाइम कैसे निकालते हैं वो। और अगर उसका और दूसरे एल्गोरिदम का अगर डिफरेंशिएशन आया तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंशिएट है, क्या डिफरेंस है, वो आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ओके, सो हम लोग देखते हैं 3.4 डेडलॉक सिस्टम मॉडल नेसेसरी कंडीशन हैंडलिंग। व्हाट इज डेडलॉक? अभी डेडलॉक मतलब क्या रहता है, अभी ये भी मैंने पिछले वीडियोस के अंदर कवर किया है। अगर आपको इसका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए डेडलॉक का तो आप पिछले वीडियोस के अंदर जाके देख सकते हो। लेकिन डेडलॉक क्या रहता है, दो प्रोसेस, टू और मोर प्रोसेस आर ब्लॉक इनडिफाइनली, मतलब दो प्रोसेस है वो एक दूसरे के हिसाब से ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि दोनों को एक ही रिसोर्स चाहिए, लेकिन रिसोर्स दोनों भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो वो दोनों इनडिफाइनली ब्लॉक हो जाते हैं। तो कैसे रहता है, अगर प्रोसेस ए है उसके पास बी है, और जो प्रोसेस सी है उसको भी बी चाहिए, तो प्रोसेस ए को बी चाहिए, सी को भी बी चाहिए। सो दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है, तो ए भी बी छोड़ने को तैयार नहीं है और सी भी बी के लिए रुका है। ओके, सो दोनों इंडिफाइंडली ब्लॉक है, तो उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डेडलॉक। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इमेजिन टू कार्स अप्रोचिंग एन इंटरसेक्शन, दो कार है इंटरसेक्शन के अंदर है दोनों भी। ईच कार वांट टू गो स्ट्रेट, हर एक कार को स्ट्रेट जाना है, दोनों को भी स्ट्रेट जाना है, बट दे आर ब्लॉकिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हैं और एक भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और उसे हम लोग बोलते हैं डेडलॉक। ओके, सो इन द कंप्यूटर सिस्टम इट इज अ सिचुएशन वेयर टू और मोर प्रोसेस आर ब्लॉक इनडिफाइनली। सो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या रहता है, ऐसा सिचुएशन है कि दो और मोर प्रोसेस, मतलब टू और मोर प्रोसेस ब्लॉक हो जाते हैं इनडिफाइनडली और वेटिंग करते हैं दोनों रिलीज स्टेट में आने के लिए, तो उसे बोलते हैं डेडलॉक। अभी डेडलॉक के अंदर बहुत सारी चीजें रहते हैं, जैसे कि म्यूचुअल, फिर उसके बाद होल्ड एंड वेट, नो प्रिवेंशन, ये तीन टाइप है डेडलॉक के, हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद में सिस्टम मॉडल, सिस्टम मॉडल क्या है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। A diagram is used to visualize resource allocation and request, जो भी डायग्राम है वो यूज होते हैं रिसोर्स एलोकेशन और रिक्वेस्ट विजुलाइज करने के लिए। सर्कल रिप्रेजेंट प्रोसेस, जो भी सर्कल रहता है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोसेस को। स्क्वायर रिप्रेजेंट रिसोर्सेस, स्क्वायर जो रहता है वो रिप्रेजेंट करता है रिसोर्सेस को। फिर उसके बाद एरो शो विच प्रोसेस इज होल्डिंग इन विच रिसोर्स, जो एरो है वो शो करता है विच रिसोर्स, कौन सा रिसोर्स कौन से प्रोसेस को होल्ड कर रहा है और कौन सा प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स के लिए। ओके, सो इसका मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो डाला है, आप जाके देख सकते हो, ये एक डायग्राम है। सो हम लोग देखते हैं वेट फॉर अ ग्राफ, ये भी मैंने उसके अंदर पढ़ा है, अगर आपको देखना हो तो जाके देख सकते हो आप।
फिर उसके बाद में नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक। ये डेडलॉक के टोटल 4 कंडीशन है। पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, रिसोर्स आर नॉन शेयरेबल, दोनों के रिसोर्स जो है वो नॉन शेयरेबल है। होल्ड एंड वेट, अ प्रोसेस होल्ड रिसोर्स वाइल वेटिंग फॉर अदर रिसोर्स, मतलब एक प्रोसेस उसको होल्ड करेगा, बाकी के रिसोर्स जो है वो वेटिंग में जाएंगे। ओके। नॉन प्रिमेशन रिसोर्स कैन नॉट बी फोर्सफुली टेकन अवे फ्रॉम प्रोसेस, जो भी रिसोर्स है वो फोर्सफुली तो हम लोग ले नहीं सकते प्रोसेस से। और सर्कुलर वेट, a circular chain of the process exit where the process is waiting for the resource held by the next process in chain, जो भी प्रोसेस है वो एक दूसरे के लिए वेटिंग स्टेट में जाएंगे। ओके। सो हम लोग देखते हैं डेडलॉक हैंडलिंग, डेडलॉक का हैंडल कैसे करते हैं। सो डेडलॉक को हैंडल करने के लिए बहुत सारे टाइप रहते हैं, जैसे कि डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस और बैंकर्स एल्गोरिदम। ये 3 चीजें डेडलॉक को हैंडल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अभी डेडलॉक प्रिवेंशन कैसे करते हैं। डिजाइन अ सिस्टम टू प्रिवेंट वन और मोर नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑकरिंग। अगर हम लोग को पता है कि हाल पे डेडलॉक आएगा, तो हम लोग को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जो डेडलॉक ऑकर करने से स्टॉप करेगा, मतलब जो डेडलॉक है जो नेसेसरी कंडीशन है उसे अवॉइड करेगा। ओके। फॉर एग्जांपल रिक्वायर प्रोसेस टू रिक्वेस्ट ऑल द रिसोर्सेस एट वंस, मतलब हर एक प्रोसेस को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कौन सा रिसोर्स मुझे चाहिए, और फिर उसके हिसाब से वो रिक्वेस्ट के हिसाब से उसे वो प्रोसेस मिलेगा, वो रिसोर्स यूज करने के लिए मिलेगा। ओके। डेडलॉक अवॉइडेंस, उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, जितना ज्यादा अवॉइड कर सकते हैं उतना ज्यादा हम लोग जो डेडलॉक हैंडलिंग है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके। डायनेमिकली एग्जाम रिसोर्स एलोकेशन रिक्वेस्ट टू इंश्योर द सर्कुलर वेट कंडीशन कांट ऑकर, मतलब जो सर्कुलर वेट कंडीशन है वो अकर नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग को ये करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि वो सर्कुलरली जो भी वेट कंडीशन है वो ऑकर ना हो। ओके। सो लास्ट इज बैंकर्स एल्गोरिदम, एक वेल नोन एल्गोरिदम है जो डेडलॉक को स्टॉप करने के लिए, अवॉइड करने के लिए यूज होता है। हम लोग डिटेल में देखते हैं नीचे। फिर उसके बाद में एमएसबीटी किसके ऊपर फोकस करता है, अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ डेडलॉक, डेफिनेशन जो है वो, फिर उसके बाद में उसको लिस्ट करने का, उसके टाइप्स को एक्सप्लेन करना, वो आप लोग का आना चाहिए। अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया ऑफ डेडलॉक प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस, मतलब डेडलॉक प्रिवेंशन क्या रहता है, उसको अवॉइडेंस क्या रहता है, वो सब चीजें हम लोग को याद रखना चाहिए। ओके। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बैंकर्स एल्गोरिथम क्या रहता है, यू विल लाइकली टू बी आस्क्ड to explain the concept of potentially perform a simple example checking the state is safe or unsafe। तो जो बैंकर्स एल्गोरिदम रहता है वो क्या करता है, डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए वो एल्गोरिदम यूज करते हैं हम लोग। उसके अंदर क्या रहता है, रिसोर्स एलोकेशन, जो भी रिसोर्स जिस भी प्रोसेस को, अगर किसी भी प्रोसेस को रिसोर्स चाहिए तो उससे पहले उसको एलोकेट करना पड़ेगा, उससे पहले मैनेज करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि मुझे ये टाइप का रिसोर्स चाहिए। अगर वो रिसोर्स उसको दिया है तो दूसरा वो रिसोर्स उस टाइम तक यूज नहीं कर सकता। सो यही है बैंकर्स एल्गोरिदम के अंदर। सो मैंने पिछले वीडियो के अंदर ये भी पढ़ाया है, अगर आपने देखा नहीं होगा तो वो आप जाके डिटेल में देख सकते हो। ओके। सो इसके अंदर और कुछ नहीं है, बेसिक आइडिया डेडलॉक, फिर उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग के स्कीम, जो भी थर्ड ईयर का जो भी चैप्टर नंबर 3 ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसके अंदर अगर आपको बैंकर्स एल्गोरिदम आएगा तो आपको क्या करना है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है, सिंपल एंड सिंपल विथ एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करना है। और जो भी आप एक्सप्लेन करोगे वो सामने वालों को अंडरस्टैंड होना चाहिए, उसे वो कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, इतना ही। सो थर्ड चैप्टर में पूछे वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।